हेलो मेरे बच्चों, आई एम रविंद्र गुर्जर आरजी सर इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट। और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आईसीआर 2022 का पेपर एनालिसिस। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका कल 13 सितंबर को पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, कैसा था पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे थे, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी। ठीक है, तो उसी का एनालिसिस लेके आपके सामने मैं आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो फिजिक्स का पेपर था उसका लेवल ना तो ईजी था ना टफ था। तो फिजिक्स का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, वो एक मॉडरेट पेपर था। ठीक है, और कुछ बच्चों को वो टफ लग सकता है, पर ऐसा जानकर बहुत खुशी होती है जब बच्चे कहते हैं कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस हमको देखे हुए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस करे हुए थे। ठीक है, तो आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे जो आपके फिजिक्स के पेपर में आए। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज बात करूंगा स्टार्टिंग से कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, और जो जो क्वेश्चंस के डाटा मुझे याद है, जो जो क्वेश्चंस के मुझे याद है सॉल्यूशन, वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग से, तो पहला जो आपका टॉपिक होता है वो होता है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, यूडीएम से। वहां से आपके 3 क्वेश्चन आए, वहां से आपके 3 क्वेश्चन आए यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मात्रक, विमा और मापन वाले से, है ना। तो पहला क्वेश्चन आया था कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उस कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर, है ना, कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और उसने 4 ऑप्शन दिए, दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कर्वेचर जब भी मेजर करना होता है तो वो स्फेरोमीटर से होता है। किससे होता है? स्फेरोमीटर से, है ना। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि स्फेरोमीटर से अपन क्या मान सकते हैं? वक्रता त्रिज्या नापते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की वक्रता त्रिज्या मापने वाला उपकरण है, तो उसका आंसर क्या था? स्फेरोमीटर। पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बहुत बार क्लास में करा हुआ है, एज इट आपकी शीट का क्वेश्चन है, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? AT प्लस BT स्क्वायर, जहां पे x जो दे रखा है दूरी या फिर डिस्टेंस दे रखा है, और t जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? टाइम या फिर क्या दे रखा है? समय दे रखा है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मुझे याद है, एग्जैक्ट डाटा याद है, वो तो मैं आपको सॉल्व भी करके बता रहा हूं कि कैसे आएगा। ठीक है ना। तो आपको x दे रखा था, टाइम दे रखा था, और आपको a और b की विमा पूछी थी। क्या पूछी थी? a और b की विमा या डायमेंशन पूछी थी। तो आपको पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि x में जो LHS में जो है वही RHS में होगा। तो LHS में कौन है? x। तो AT की डायमेंशन भी क्या होगी? x के बराबर, यानी कि L के बराबर। तो a की डायमेंशन आपको निकालनी थी, t की क्या थी? कैपिटल T, ये L। तो a की क्या हो जाएगी? LT माइनस 1। सिमिलर आप BT स्क्वायर की निकालोगे तो BT स्क्वायर इक्वल टू भी क्या होगा? L। तो b की डायमेंशन क्या होगी? LT माइनस 2, है ना। या तो दोनों की पूछी थी या एक की पूछी थी, क्वेश्चन यही था, है ना। या तो आपको b की डायमेंशन पूछी थी या फिर a की पूछी थी या दोनों की पूछी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये आपकी शीट का क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका शीट का क्वेश्चन है कि आपको वोल्टेज दे रखा था 100 प्लस माइनस 5, और करंट आपको दे रखा था 10 प्लस माइनस 0.2। जो जो बच्चे रॉयल के उनको पता होगा, ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हुआ है। और आपको बोला था रेजिस्टेंस में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एरर का। R इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट, है ना। तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि जब भी तो चीजों को डिवाइड किया जाता है या फिर मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रतिशत त्रुटि जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है? प्रतिशत त्रुटि। तो R में प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी, सिर्फ प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी, तो सॉल्व तो पूरा करना भी नहीं था। तो V में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो कितना आ गया? 5%। और इसमें कितना आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ये 0.2 100, तो कितना आया? 2%। ठीक है, तो यहाँ पे R में प्रतिशत त्रुटि 5 प्लस 2, तो कितना आएगा? 7%। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। तो R में जो प्रतिशत त्रुटि आई, वो कितनी बेटा? 7%। ये एज इट इज शीट का क्वेश्चन है, बच्चों ने इसको सॉल्व भी नहीं किया, सिर्फ देखते टिक किया है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो आपके पहले चैप्टर में से आए, है ना। अच्छा, आपको ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आया हो, हर चैप्टर में से लगभग आपके पास क्वेश्चन आए हैं। बस पहले चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन आए जो मैंने आपको तीनों बता दिए। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था अभी तक। फिर आपका आता है 1D, एक विमीय गति, है ना। आपका आता था एक विमीय गति। एक विमीय गति में से ग्राफ आया था। क्या आया था? ग्राफ। जब आप किसी वस्तु को क्या करते हो? ऊपर की तरफ फेंकते हो, है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा? ये वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आईसीआर 2020-21 का क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये भी आपका सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में दे रखा था। एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ सॉल्व किया हुआ है, सबको पता होना चाहिए। क्या होता है कि जब आप फेंकते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होता है,
पर जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वेग क्या होता है, कम बढ़ता है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। फिर जब वो वापस नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव में बढ़ती है। तो ये आपका ग्राफ आया था, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, मतलब सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं मैं कि मतलब टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चन थे। तो 1D का क्वेश्चन तो था वो, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद 2D में से आपका प्रोजेक्टाइल पे एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था उसने कि आपको थीटा दे दिया था 30 डिग्री और यू जो दे रखा था 10 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा था, 10 मीटर पर सेकंड। ये सारे डाटा जो स्टूडेंट ने मुझे बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और आपको पूछ लिया प्रक्षेप गति में परास कितनी होगी, तो परास का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। जी कितना ले लेना, 10। ये 10 से 10 कैंसिल, तो परास का मान कितना आया, 5 मीटर। क्या आएगा ना, 5 मीटर, ठीक है। हो सकता है डाटा कुछ चेंजेस हो, पर क्वेश्चन यही था, थीटा तो 30 डिग्री था, वेलोसिटी का डाटा हो सकता है चेंज हो, पर जैसा कि स्टूडेंट ने मुझे बताया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है कि आपको क्या दे रखा था, थीटा दे रखा था, है ना, और आपको क्या दे रखा था, वेग दे रखा था, और आपको परास पूछा है। क्या पूछा है, परास, ठीक है। एनएलएम से क्या क्वेश्चन आया ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, है ना, पर ये जरूर पता है कि फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया। किस आया, फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया। एग्जैक्ट डाटा तो बच्चों को याद नहीं थे, तो एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो था, है ना, न्यूटन के गति के नियम, तो न्यूटन के गति के नियम में से फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया था। ओके, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, कौन सा टॉपिक है ना, कार्य ऊर्जा शक्ति। इससे 2 क्वेश्चन आए और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स है कि क्या आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन आएगा। क्या आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, और वैसा ही हुआ, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि आपका एक ब्लॉक था, ठीक है, और उसको स्प्रिंग से लटका रखा था और यहां से बुलेट फायर करी, है ना, क्या करेगा, बुलेट फायर करी, है ना, और ये आपका कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये हाइट आपको निकालने के लिए दे रखी थी कि ये हाइट कितनी होगी, ये निकालो। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऊर्जा संरक्षण पे। डाटा क्या थे वो हमें याद नहीं है, बस हाँ ये पता है कि ऐसा क्वेश्चन था, मास वास जो दे रखे थे, आपको एच हाइट फाइंड करनी थी। तो वर्क पावर एनर्जी का बहुत बेसिक क्वेश्चन, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि आपको वर्क निकालना था, ये वर्क का बेसिक फॉर्मूला था W इक्वल एफ डी एक्स। आपको फोर्स दे रखा था, आपको क्या दे रखा था, फोर्स दे रखा था, और इंटीग्रेशन करके आपको इसको सॉल्व करना था, जिसका कि आंसर क्या आ रहा था, 21 जूल आ रहा था। क्या आ रहा था, 21 जूल, ठीक है। ये आपका वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग के आपके फिजिक्स के जो 6 चैप्टर है, देखो 6 चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन आए वो मैंने सारे बता दिए, ठीक है। उसके बाद आपका आया रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति में से जो क्वेश्चन आया है ना, रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति में से, और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि 2-3 साल से हर बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जड़त्वागुण के, आपको एक रिंग का जड़त्वागुण पूछा था, पर आपको इस एक्सिस के लॉन्ग ना पूछते हुए उसने क्या पूछा था, स्पर्श रेखीय अक्ष पर, टेंजेंशियल एक्सिस पे पूछा था। तो यहाँ तो mr स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपको समांतर अक्ष प्रमेय लगा के इसको सॉल्व करना था। तो आपका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 2mr स्क्वायर। क्या होता है, 2m स्क्वायर। वलय या डिस्क का, ऐसा वलय या फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा था कि टेंजेंशियल एक्सिस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना, स्पर्श रेखीय अक्ष के अनुदिश उसका जड़त्वागुण क्या होगा। तो क्या आंसर आया था, 2mr स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से आया था, ठीक है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, उसके भी आपके 2 क्वेश्चन, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि पहला क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो हम बार बार करते हैं कि आपको पूछा जाता है कि h ऊंचाई तक किसी वस्तु को ले जाने पर, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर पृथ्वी सतह से वस्तु को ले जाने के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है। तो उसने बोला था क्वेश्चन में h बराबर r, है ना, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर किसी वस्तु को लेके जाऊं तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, h को क्या रखना था, r, तो क्या हो जाएगा mg, h की जगह क्या आ जाएगा, r अपॉन 1 प्लस r बाय r, तो 1 प्लस 1 2, तो आंसर आ जाएगा mgr बाय 2। क्या आ जाएगा, mgr बाय 2। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ना, क्लास में कॉपी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन जो आएगा वो क्या आएगा, mgr बाय 2। ओके, सिमिलर एक क्वेश्चन ऐसा और आया था कि आपका विभव जो होता है, गुरुत्व विभव, उसका फॉर्मूला होता है gm बाय r। क्या था, gm बाय r। और आपसे ये पूछा था अगर उस पिंड की त्रिज्या संकुचित की जाए, उस पिंड की त्रिज्या संकुचित की जाए, अगर उसकी रेडियस कम की जाए तो विभव के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विभव और त्रिज्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर r कम होगा तो विभव का मान बढ़ेगा। ये आपका क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण क्या है, दोनों क्वेश्चन किसका है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसका आइडिया नहीं है कौन सा क्वेश्चन आया। और फ्लूइड में से एक क्वेश्चन आया कि वेंचुरीमीटर क्या करता है,
वेंचुरीमीटर क्या करता है, बहुत बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि वेंचुरीमीटर का क्या कार्य होता है। तो वेंचुरीमीटर जो होता है वो क्या करता है, पानी के स्पीड के फ्लो को मेजर करता है ना, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, है ना, पानी के फ्लो का मेजर करता है। वो डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, वेंचुरीमीटर होता है ना। तो पूछा था वेंचुरीमीटर क्या काम करता है, और 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आंसर क्या होगा, पानी की स्पीड मेजर करेगा किसी भी पाइप में से, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपका जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, एक क्वेश्चन तो ग्राफ से रिलेटेड आया था, है ना, जो आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक उनके जो ग्राफ होते हैं ना, उस ग्राफ से रिलेटेड आया था। और एक क्वेश्चन आया था आपकी रुद्धोष्म निष्पत्ति या गामा क्या होता है। तो गामा का रेशियो आपको पता है सीपी बाई क्या होता है, सीवी, या उसका फॉर्मूला होता है 1+2/f। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि द्विअणुक गैस यानी कि डाई एटॉमिक गैस, क्या डाई एटॉमिक गैस या द्विअणुक गैस कैसी होती है, द्विअणुक गैस। तो द्विअणुक गैस का गामा कितना होगा, रुद्धोष्म निष्पत्ति क्या होगा, एडियाबेटिक रेशियो क्या होगा, कुछ भी बोलो। तो बहुत सिंपल है। तो बच्चा क्या करेगा, दिमाग में रखेगा कि डाई एटॉमिक गैस का एफ क्या होता है 5, पर उसने ये नहीं बोला, उसने बोला वाइब्रेशनल वाले पार्ट पे, मतलब हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर। तो उच्च तापमान पे 5 मत ले लेना, उच्च तापमान पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 7 होता है ना। तो उसने उच्च तापमान पर पूछा था, तो उच्च तापमान पर गामा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1+2/7 यानी कि 9/7, है ना। तो ये भी अपना क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ना। तो अपन ने एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन, क्या दिया था, नाइट्रोजन। तो हायर टेम्परेचर पे द्विएटॉमिक गैस का, डायएटॉमिक गैस का, द्विअणु गैस का गामा कितना होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एसएचएम वेव, क्या था, एसएचएम एंड वेव, है ना, सरल आवर्त गति और तरंगे, है ना। इससे भी एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तो ये आया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है √2πm/k, है ना। आपको उस स्प्रिंग का k दे रखा था, है ना, आपको k गिवन था, आपका मास गिवन था, और डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया, टाइम पीरियड पूछ लिया, क्या पूछ लिया, टाइम पीरियड, है ना। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/k से निकाल लोगे, है ना। ये आपका एसएचएम का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। और तरंग से या वेव से जो क्वेश्चन आया था वो आपको एक वेव इक्वेशन दे रखी थी, y = a sin ωt - k एक्सिस फॉर्म में, है ना। कितने क्वेश्चन किए थे क्लास में अपन ने, है ना। और डेफिनेट देखो क्वेश्चन भी उसी से आया। तो एक तो उसने आयाम पूछा था, क्या दे रखा था, आयाम। फॉर एग्जांपल उसने कुछ भी दे दिया, 3 sin 2πt + 5x, है ना। डाटा मुझे याद नहीं है उसने क्या दिया था, उसने बस इक्वेशन ऐसी दे रखी थी, डाटा चेंजेस हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में उसने पूछा था आयाम कितना होगा, और एक उसने पूछा था कि आपकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे थे उसने कि आयाम कितना होगा और तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो आप कह सकते हो कि ये एम्पलीट्यूड आयाम होता है, तो वो कंपैरिजन करने पे सीधा कितना आ रहा है, 3। और आपको पता है k का फॉर्मूला क्या होता है, k का फॉर्मूला होता है 2π/λ। तो लैम्बडा का जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, 2π/k। तो यानी कि 2π/k, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 5। हो सकता है क्वेश्चन में डाटा कुछ चेंज हो, तो वहां से आपका क्या आएगा, लैम्बडा और a कैलकुलेट हो गया। ये आपके एसएचएम और वेव से क्वेश्चन है ना। ये आपकी पूरी क्लास 11th के क्वेश्चन जो हमको मेमोरी बेस पे याद थे वो सारे कंप्लीट हुए, ठीक है। हाँ, एसएचएम पे एक क्वेश्चन और आया था कि एक आपका एनर्जी कंजर्वेशन वाला, कि ये क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ से इसको कितनी हाइट तक ले जाएंगे। तो सॉरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था कि मैंने यहाँ से अगर इसको क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है, तो लोअर h हाइट से अपन ने क्या किया, ड्रॉप किया, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो ये अपन को पता है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, √2gh/। तो वेलोसिटी कुछ दे रखी थी और उसने पूछा था h कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ये पूरी 11वीं का जितना भी कंसेप्ट था वो सारा, ठीक है, जो पूरी 11th से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो ये बने थे आपके, ठीक है। उसके बाद आती है क्लास 12th की, और क्लास 12th में स्टार्टिंग वाला पार्ट जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। जो प्रश्न बच्चे को याद थे उसने बताया, जैसा कि आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या दे रखा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वहां पे चार्ज को एक पॉइंट से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो इस बी पॉइंट तक ले जाने के लिए, इस पाथ में ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको पता है कि वर्क डन ऑन ईपीएस इज ऑलवेज 0। तो बिना सोचे समझे आपको करना था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक और क्या क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आपका पंचभुज दे रखा था, क्या दे रखा था, पंचभुज, क्या दे रखा था, पंचभुज। और पंचभुज के कारण सबके कॉर्नर्स पे क्या दे रखे थे, चार्ज दे रखे थे, क्या दे रखे थे, चार्ज। और आपको क्या पूछा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर 1 से आए थे, 1st और 2nd से। किसे आया था ना, 1st और 2nd से, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि एक कैपेसिटर है, संधारित्र है, और संधारित्र में कुछ वोल्टेज दे रखा था। डाटा उसको याद नहीं थे बच्चे को, कुछ वोल्टेज दे रखा था और उसने एनर्जी स्टोर्ड पूछी थी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, ½ क्या दे रखा था, ½ तो ये भी आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। उसके बाद जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी
या विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उससे बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये आपने हर बच्चे ने क्लास में अपनी कॉपी में लिख रखा होगा कि ये जो प्रतिरोध है, इन तीनों की वैल्यू R R R है, तो A और B के सिरों पर प्रतिरोध कितना होगा। तो सबको पता है, ये डायरेक्टली देखने पे पता पड़ रहा है कि तीनों प्रतिरोध क्या बेटा समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो AB के अक्रॉस जो प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, R/3 आएगा। क्या आएगा, R/3 आएगा। ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। उसी तरह इसके बाद आपका एक विभव मापी का क्वेश्चन आया था। विभव मापी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विभव मापी का क्वेश्चन आया था, पूरा डायग्राम बना रखा था। बोले जब सेल का विभव कितना बेटा E है तो संतुलित लंबाई कितनी दे रखी थी, 60 सेंटीमीटर। अगर आपका विभव जो सेल अपन ने यूज किया उसका विद्युत वाहक बल क्या कर दिया, E/2 कर दिया, तो संतुलित लंबाई कितनी होगी, है ना। ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया, बाकी पूरा डायग्राम बना के दे रखा था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये तो। E1/E2 इक्वल टू क्या होता है, L1/L2। दो सेलों को विद्युत वाहक बलों की तुलना का अनुपात वाला सूत्र लगाना था, है ना। तो E/E/2 इक्वल टू क्या होगा, 60/L। तो वहां से आपको क्या निकालना था, संतुलित लंबाई कितनी आएगी, ये कैलकुलेट करना था, है ना। ये सारे क्वेश्चन अपने क्लास में कॉपी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर था MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला, उसमें से एक बच्चे ने बोला जो क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कन्वर्जन का कुछ क्वेश्चन था। उसको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, धारामापी से अमीटर का रूपांतरण जो होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आया था कि प्रतिरोध कितना लगा है कि वो उसमें बदल जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आपको दिया था परिनालिका, क्या दिया था, परिनालिका या सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो परिनालिका का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni, क्या होता है, μ0 Ni। और उसने धारा पूछी थी, उसने क्या पूछी थी, धारा, और दे क्या क्या रखा था, उसने चुंबकीय क्षेत्र दे रखा था और फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई पर दे रखी थी, और उसने धारा पूछ ली, है ना। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। B इक्वल टू क्या होता है, μ0 Ni, क्या होता है, B इक्वल टू μ0 Ni। ये आपसे चीज उसने एग्जाम में पूछी थी, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद AC से जो क्वेश्चन आया था वो आपका पावर का आया था, एवरेज पावर डिसिपेशन। तो प्योर L या प्योर C का, ठीक है, जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है वो कितना होता है, तो औसत शक्ति व्यय जो होता है वो कितना होता है, 0। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया था, ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं ऑप्टिक्स पे, है ना, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशी और किरण प्रकाशिकी, उससे रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू C/V, है ना। तो आपको वेलोसिटी निकालनी थी, क्या निकालनी थी, वेलोसिटी, क्या निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी। और आपको C तो पता ही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मीडियम का दे रखा था, तो उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, अवतल दर्पण दे रखा था। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R गिवन थी, है ना, R दे रखा था, U दे रखा था, और आपसे पूछा था कि V कहां पर बनेगा, V कहां पर बनेगा। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए। अच्छा, इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे रखा था कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा था, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा था, और वस्तु की स्थिति बताकर यह पूछा गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर आएगी, किस साइड आएगी। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था ऑप्टिक्स में से, है ना। वेव ऑप्टिक्स में से क्या आया, ये बच्चों को क्लियर नहीं था, है ना, जो बच्चा था उसने बता नहीं पाया मुझे, है ना। और उसके बाद आपका DNMR, क्या है, DNMR, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, उससे डायरेक्ट ग्राफ का क्वेश्चन आया, कि आपको वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दे रखा था, और ये आपसे ग्राफ पूछा हुआ था कि ये वेरिएशन किस किस में बता रहा है। तो ये आपका इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, है ना, कि कौन सा वेरिएशन शो कर रहा है। तो करंट और वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन ये वाला ग्राफ देता है। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट आया था, ठीक है बेटा। ये आपका DNMR से क्वेश्चन रिलेटेड आया था। उसके बाद आपका जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर था, नाभिक वाला, उसमें रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा, जो अल्फा बीटा गामा विकिरण है उसमें विभेदन क्षमता या आयनाइजेशन पावर से रिलेटेड आया था कि किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये क्वेश्चन आया था। और आपका जो एटम वाला चैप्टर आया था उसमें आपको लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम, वो आपको लाइमन बामर पास्कल रैकेटफोर्ड इन सीरीज में से किसी की पूछी हुई थी कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। ये आपको एटम वाले चैप्टर में से पूछा हुआ था, है ना, ये क्वेश्चन। अब बचता कौन सा बेटा चैप्टर, आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक वाला जो चैप्टर है ना, सेकंड लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर। सेमीकंडक्टर में से आपको क्या दे दी थी बेटा, एक ट्रुथ टेबल देती थी A, B और Y, है ना, कि 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना, और 1 1 1 0। बोला ये कौन सा गेट प्रदर्शित करता है,
तो ये आपका कौन सा होगा बेटा, नैंड गेट। कौन सा होगा, नैंड गेट। मल्टीप्लाई करके उल्टा, 0 0 का मल्टीप्लाई 0 उल्टा 1, 1 0 का 0 उल्टा 1, 1 0 का 0 उल्टा 1, 1 1 का 1 तो उल्टा 0। तो ये कौन सा गेट बताता है, तो उसने ऑप्शन दे रखे थे, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, नैंड गेट। क्या आएगा, नैंड गेट। और एक क्वेश्चन और जो बच्चे ने मुझे बताया, वो बताया था कि सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन सा है। तो आपको सबको पता है सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वोल्टेज और करंट का, वो ऐसा बनता है, इधर आपका वोल्टेज क्या होता है ना, वोल्टेज, और इधर आपका क्या होता है, करंट। ये आपका सोलर सेल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो जो बच्चों ने मुझे बताए हैं वो मुझे अभी तक जो याद थे वो मैंने आपको पूरे बता दिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था ईएमआई से, ट्रांसफार्मर। क्या आया था, ट्रांसफार्मर की दक्षता दे रखी थी आपको 90%। कितनी देगी बेटा, 90%। V1 आपको दे रखा था 220 वोल्ट। क्या दे रखा था, 220 वोल्ट। V2 आपसे पूछा था, N1 और N2 भी आपको क्वेश्चन में गिवन थे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, V1 बाय V2 इक्वल टू N1 बाय N2 इक्वल टू I2 बाय I1। और दक्षता का सूत्र होता है P आउटपुट अपॉन P इनपुट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये आपका ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आया था। तो जो जो क्वेश्चन मुझे याद थे वो मैंने सारे बताए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पेपर ना तो ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, एक मॉडरेट पेपर था, है ना। तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और हमें भी ये जान के बहुत खुशी हुई कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया उनका पेपर इतना अच्छा हुआ है। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे आगे आने वाले पेपर को देने वाले हैं 14 और 15 को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आगे जो पेपर आएंगे उनका भी आज हम ट्राई करेंगे कि उसका एनालिसिस हम लेके आए।